हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री की क्लास नंबर 4 और इसमें मैं करवाऊँगा आपको बलबन के बारे में। इससे पहले मैंने नासिरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल करवाया था, उसमें बलबन का आगमन हुआ था। ठीक है, तो आगे देखिए। अगर दोस्तों इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देखना। ठीक है, अब देखो गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल था 1266 से लेकर 1286 तक। कब तक? 1266 से 1286 तक। इसको एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? उल्लुग खां की उपाधि। किस चीज़ की उपाधि? उल्लुग खां की उपाधि। और किसने दी थी? ये दी थी नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। ठीक है, किसने दी थी? नासिरुद्दीन मोहम्मद ने कौन सी उपाधि दी थी? उल्लुग खां की उपाधि। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में मैं आपको 5 पॉइंट क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट यह है, जो आपका गयासुद्दीन बलबन था अपने आप को जिले इलाही कहता था। क्या कहता था? अपने आप को जिले इलाही कहता था। और इसका अर्थ क्या है? जिले इलाही का अर्थ है ईश्वर की छाया। तो ये अपने आप को क्या कहता था? ये अपने आप को ईश्वर की छाया कहता था। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 2। यह अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताता था। क्या बताता था? अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताता था। ठीक है, अब देखिए, और ये किसके अनुसार बताता था? ये आपका फिरदौसी की शाहनाब के अनुसार। जो ये फिरदौसी था, इसने एक पुस्तक लिखी थी शाहनाब, और शाहनामा पुस्तक के अंदर ये लिखा गया है कि बलबन अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताता था। ठीक है, अब देखिए इसके दरबारी नियम। पहला नियम सिरजादा, इसका मतलब होता है झुककर प्रणाम। ठीक है, दूसरा देखिए पाबोस, यानी कि पाबोस या पायबोस। पाबोस या पायबोस, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कदम चूमना। क्या अर्थ है? कदम चूमना। यह इतना भयंकर शासक था कि इसके दरबार में हंसने पर भी मनाही थी। ठीक है, कार्य नंबर इसका देखिए अब तीसरा दरबारी नियम क्या था? ईरानी त्योहार नौरोज। क्या था? ईरानी त्योहार नौरोज। ठीक है, अब देखिए इसका एक और पॉइंट, इसने लौह रक्त की नीति अपनाई। इसने कौन सी नीति अपनाई? लौह रक्त की नीति अपनाई। इसका मतलब क्या था? जो भी इसके दुश्मन थे वो अपने दुश्मन को मारकर उनके परिवार को गुलाम बना लेता था। उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों क्या बना लेता था? गुलाम बना लेता था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, राजस्व का देवीय सिद्धांत। इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? राजस्व का देवीय सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चहलगानी की समाप्ति, यानी कि चालीसा का 40, ये कौन था? ये चालीसा गठन का ही एक सदस्य था, और इसने चालीसा की समाप्ति कर दी, इसका अंत कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तुगरिल का विद्रोह दबाया। और ये तुगरिल का विद्रोह कहाँ पर था? ये था बंगाल में। और कब था ये था 1279 के अंदर। इसने क्या किया? तुगरिल का विद्रोह दबाया था। कब? 1279 के अंदर। अब देखिए इसके द्वारा स्थापित विभाग, इसने कुछ विभागों की स्थापना की थी, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला विभाग कौन सा था? सैन्य विभाग। जिसको सैन्य विभाग को क्या नाम दिया? दीवान ए आरिज। क्या नाम दिया? दीवान ए आरिज नाम दिया। और इसका एक इस
विभाग का एक प्रमुख बनाया। उसका क्या नाम था? उसका नाम था इमाद उल मुल्क। क्या नाम था? इमाद उल मुल्क। किसके प्रमुख का नाम था? दीवान ए आरिज के विभाग के प्रमुख का नाम क्या था? इमाद उल मुल्क। दूसरा देखिए, दूसरा विभाग था बरीद ए मुमालिक। क्या नाम था? बरीद ए मुमालिक। इस विभाग के अंदर दो विभाग आते थे। एक तो डाक विभाग, जिसमें कि पत्र आते जाते थे, ठीक है। दूसरा गुप्तचर विभाग। कौन सा? गुप्तचर विभाग, ठीक है। और इसकी मृत्यु तो आपको पता ही है, 1286 में के हो गई थी, ठीक है। किसकी? बलबन की मृत्यु को हुई 1286 में। अब देखिए बलबन के पुत्रों के बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ जो कि 1286 और 1290 के बीच घटित हुई थी। कब से कब तक? 1286 और 1290 के बीच। किसके? बलबन की मृत्यु के बाद। अब देखिए, बलबन के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक तो था शाहजादा मोहम्मद। कौन? शाहजाद मोहम्मद। और दूसरा क्या था? बुगरा खां। क्या था दूसरा? बुगरा खां था, ठीक है। अब देखिए, शाहजादा की मृत्यु हो गई थी कब? मंगोल आक्रमणों के समय। कब हो गई थी मृत्यु? मंगोल आक्रमणों के समय शाहजाद की मृत्यु हो गई थी। और अब देखिए, इसकी मृत्यु हो गई थी। अब ये बुगरा खां था, ये भाग गया था। किसके डर से? अपने पिताजी के डर से भाग गया था। जब इसका पिताजी तुगरिल का विद्रोह दबाकर वापिस आया 1280 के अंदर, तब ये अपने पिताजी के डर से भाग गया था और 3 साल के बाद फिर वापस लौटा। अब देखिए, जब बलबन की मृत्यु हुई तब वह अपने बेटे शाहजादा के पुत्र यानी कि अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करके गया। किसको? उसका क्या नाम था? के खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित किया। किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गया था? अपनी पोते को। उसका क्या नाम था? के खुसरो। क्या नाम था? के खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित करके गया। अब देखिए, लेकिन जो अमीर थे, अमीर लोगों ने बहुत शोक मनाया और के खुसरो को शासक नहीं बनने दिया। उन्होंने शासक बनाया किसको? बुगरा खां के पुत्र को। किसको शासक बनाया? बुगरा खां के पुत्र को शासक बनाया। उसका क्या नाम था? उसका नाम था केकुबाद को राजा बनाया। क्या नाम था उसका? केकुबाद। उसको क्या बनाया? राजा बनाया। और फिर क्या होता है? केकुबाद की हत्या करता है कौन? फिरोज खिलजी। कौन हत्या करता है? केकुबाज की हत्या करता है फिरोज खिलजी। क्या कर देता है? उसकी हत्या कर देता है। और फिर शासक कौन बनता है? फिर शासक बनता है केकुबाज का पुत्र। उसका क्या नाम था? क्यूमर्स। फिर कौन बनता है? क्यूमर्स से शासक बनता है। फिर फिरोज खिलजी क्या करता है? क्यूमर्स को किडनैप करता है और किडनैप करके कहाँ ले जाता है? वो ले जाता है किल्लू कोरी का महल, किल्लू कोरी के महल में। और किल्लू कोरी का महल किसने बनाया था? आपके केकुबाद ने बनवाया था और वह पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ था। कौन सा महल? किल्लू कोरी का महल। और उसमें इसे कैद कर देता है और बाद में उसकी मृत्यु कर मार दिया जाता है। उसे बताते हैं कि वहीं उसको मार दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो आपकी जो एक कहानी ये थी आपकी सारी घटित हुई 1286 से 1290 के बीच। और इसके बाद जो आपका फिरोज खिलजी है, यह 70 साल की उम्र में सभी कानूनों को तोड़कर शासक बनता है, ठीक है। और इसके बाद अपने दामाद और उसके अपने भतीजे को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। इससे ज़्यादा पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।